गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 16 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में आप कुछ कॉमन आर्टिकल्स को पाएंगे जिनको हम केवल उसी न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से दिए गए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है सुप्रीम कोर्ट आस्क व्हाई एसबीआई डिडंट गिव ऑल डिटेल्स टू पॉल बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसकी समरी में जाना पड़ेगा। इसके जो पहले का इसका कंटेक्स्ट है उसको समझिए। पहले बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं? 2017 में अरुण जेटली जी स्कीम को लेकर आते हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया जा सकता है, लेकिन एक नए तरीके से। अब आप डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा नहीं देंगे, रेदर आप एसबीआई जो बैंक है वहाँ से एक बॉन्ड खरीदेंगे। अब जिसको भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट या फिर आपको अगर इकोनॉमी में जीएस पेपर 3 में मार्केट से रिलेटेड कुछ भी आपने पढ़ा तो आप समझ पाएंगे कि बॉन्ड और सिक्योरिटी होते क्या है। ये एक ही टर्म है। बॉन्ड का मतलब होता है एक अग्रीमेंट, या सिक्योरिटी का मतलब भी क्या होगा, एक अग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में, और एक पार्टी बोल रही है कि निश्चित समय के बाद हम आपको इतने पैसे दे देंगे। यानी कि आप किसी बॉन्ड को या किसी सिक्योरिटी को तब खरीदते हो जब आपने कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर का पैसा दे दिया है। बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है, आपका नाम शायद बॉन्ड के ऊपर नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी जाएंगे या यहाँ भी आएंगे, रेदर जस्ट उसकी डिटेल होती है कि 8% इंटरेस्ट मिलेगा, आप लेके आएंगे तो इसको वापस आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपके नोट के ऊपर भी होते हैं। आरबीआई ने जो नोट दिया हुआ है, करेंसी नोट, उसमें भी आप देख पाएंगे कैसे लिखा होता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ, इसके बदले मैं इतने पैसे दूंगा। तो अगर आप आरबीआई के अंदर भी मान लीजिए पुराने जो 1000 के नोट हैं अभी उनको लेकर जाएंगे तो उनके आपके बदले में 500 के नहीं मिलेंगे, आपको 1000 रुपये उसके चेंज में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप 500 जो न्यू करेंसी नोट है उसको लेकर जाएंगे तो आरबीआई आपको 500 ही उसके बदले में देगा। चाहे वो 100 के 500 दे, चाहे वो 200 के 2 के साथ में 100 का दे, तो इस तरीके से उनको कंपाइल करना पड़ता है, देना पड़ता है। ऐसे ही होते हैं बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि एसबीआई जो है वो मेन बैंक था। क्या इसके अलावा किसी और बैंक से खरीदे जा सकते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खरीदे जा सकते थे। ये बॉन्ड जो होते थे डिनोमिनेशन में होते थे। या तो 1000 का आप ले सकते हैं, या फिर आप 10,000 का ले सकते हैं, 1,00,000 का ले सकते हैं, 1 करोड़ का ले सकते हैं। इस तरीके से ये आते थे। अब जिसने भी इनको लिया उसका कोई भी नेम इसके ऊपर नहीं होगा, एनोनिमस बॉन्ड होता था ये, और कोई नाम नहीं है तो आप इसको कोई भी खरीद सकता है और कोई भी इसको जमा करवा सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में। इसके लिए आपको दिए जाते थे 15 दिन, यानी 15 दिनों के तहत अगर आपने बॉन्ड खरीदा है और उसको जमा करवा दिया तो अब वो बॉन्ड उस पॉलिटिकल पार्टी को एसबीआई के थ्रू जितने पैसे में आपने खरीदा था वो पैसा उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये होता था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। लेकिन 2024 की फरवरी में हम देखते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर और एसबीआई के ऊपर, यहाँ पर सभी के ऊपर एक नज़र रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और केस उठ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसको लाने के लिए, स्कीम को लाने के लिए जो फाइनेंस एक्ट था उसको यहाँ पर बदला गया था, उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। फिर जो कंपनीज एक्ट था उसके अंदर जो कि 2013 में आता है उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा था। और थर्ड जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है आरपीआई 1951, उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया गया था। इनमें क्या था, देखिए आरपीए जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके तहत आपको जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी पैसा मिल रहा है वो आपको इलेक्शन कमिश्नर को बताना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए स्कीम को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया और डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को टाइम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया कि आपको 15 मार्च तक का समय दिया जाता है। आपके पास जितनी भी डिटेल्स है इलेक्शन बॉन्ड से रिलेटेड, आप उसको क्या करिए, इलेक्शन कमिश्नर्स को दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन को देने के बाद वो उनको पब्लिक कर देंगे। ऐसा ही होता भी है। 15 मार्च जो कि डेडलाइन थी उससे पहले ही यहाँ पर एसबीआई जो है वो इसको दे देता है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इलेक्शन कमीशन भी लगभग 8 घंटे पहले उसको पब्लिश कर देता है।
डिटेल में हमें समझ में आता है कि बहुत सारे फर्म्स का पता चलता है कि कितने पैसे टोटल आए थे पिछले 5 सालों के अंदर, किस पार्टी को कितना ज़्यादा मिला। लेकिन प्रॉब्लम आती है एक जगह, कहाँ आती है, वही इस आर्टिकल में आज बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है कि एसबीआई जो है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन दोबारा से जाता है और कहता है कि एसबीआई ने हमें डाटा तो दिया है, लेकिन हर बॉन्ड के अंदर जो भी बॉन्ड लिया जाता था उसका खुद का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जो होता है यानी कि हर बॉन्ड का एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर था। अल्फ़ा न्यूमेरिकल क्या होता है कि कुछ अल्फ़ाबेट होंगे, कुछ न्यूमेरिक्स होंगे, उसमें ABC 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से हर बॉन्ड का एक नंबर होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि किसने उसको किसने उसको परचेज़ किया था, किस तारीख पे परचेज़ किया था, किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया, ये सारी डिटेल उसके साथ में मिल जाएंगे। लेकिन एसबीआई ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दोबारा से डायरेक्ट किया है कि आपको 19 मार्च तक का यहाँ पर समय दिया जा रहा है, आप ये जो सारे के सारे एक एक नंबर है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डिटेल्स है हर बॉन्ड की, वो सभी आप इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करवाइए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैं सारी डिटेल आपको ऑलमोस्ट इसकी बता चुकी हूँ आर्टिकल की समरी के कॉन्टेक्स्ट के समय पे। लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों डिसकंटिन्यू किया, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि पहले भी यहाँ पर जो मंथली मैगजीन आती है उसमें भी मैं आपको इसको समझा चुकी हूँ। फरवरी की मंथली मैगजीन हम कर रहे हैं, बहुत डिटेल में हमने उसको देखा है कि क्यों हम इसको डिसकंटिन्यू करें, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसका प्रोबेबल सोल्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आज का टाइटल आपने देखा ही होगा, उसी से रिलेटेड ये है। ये क्या हुआ है कि टेस्ला की और इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 2020 से ये डील चल रही थी कि कैसे टेस्ला इंडिया के अंदर आए। लेकिन कोविड वगैरह हो जाता है और इंडिया जो है वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ता है। टेस्ला के जो मालिक हैं एलोन मस्क, वो भी नेगोशिएशंस नहीं कर पाते हैं इंडिया के टर्म्स के ऊपर। तो टेस्ला का जो प्रोजेक्ट था वो होल्ड पे था बहुत समय से, 4 साल की ये लगभग बात हो चुकी है। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ यहाँ पर नेगोशिएशंस को मानते हुए, कुछ अपनी शर्तें रखते हुए एलोन मस्क को बोला है कि ठीक है, आप इंडिया के अंदर टेस्ला को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन उनसे जो इंपोर्ट, जो कस्टमर ड्यूटी होती है वो 70 से 100% मांगी जा रही थी, जिसके एलोन मस्क बिल्कुल खिलाफ थे। अब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो एक्चुअली में 15% कर दी गई है। लेकिन इसके अंदर कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि पहली शर्त है कि कम से कम यहाँ पर टेस्ला को लगभग 500 मिलियन का पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अब ये इन्वेस्टमेंट अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग 4150 करोड़ का होता है। इसी के साथ साथ टेस्ला को एक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर यूनिट बनानी पड़ेगी कि वो सारी की सारी यहाँ से लेकर ना आए, हमें इंपोर्ट ड्यूटी ना दें, बल्कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए। और उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी ना लेके 15% क्या लेंगे, कस्टमर ड्यूटी लेंगे कि आप हमारे कस्टमर को ये चीज़ें बेच रहे हो तो आपको हमें ये देना पड़ेगा। वो लोकली अगर कोई इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग बनाता तो उनको भी इन द वो एक्चुअली में जीएसटी के रूप में देना ही पड़ता। तो ठीक है, ये सब होता ही है। और इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि आपको अगले 5 साल के अंदर 25% जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सारी की सारी शर्तें रखी हैं और एक लोकल प्लांट आपको स्टार्ट करना होगा। लगभग 35,000 करोड़ की ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उनकी इंक्लूडिंग कॉस्ट के ऊपर आपको सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी और 1 साल के अंदर आप लोग केवल 8,000 व्हीकल्स ही यहाँ पर बेच सकते हो। तो 5 सालों के लिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मिल चुका है यहाँ पर एलन मस्क को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि टेलीग्राम पे भी मेरा एक ग्रुप है जहाँ पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी आर्टिकल्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनकी शॉर्ट समरी प्रीलिम्स के हिसाब से मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि क्या क्या इसमें से प्रीलिम्स रेलिवेंट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर कोई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको मैं मेंस के आंसर फॉर्मेट के अंदर आपको दे देती हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन भी होता है, पॉइंट्स भी होते हैं, कंक्लूजन भी होते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको कवर करते हैं और साथ ही
ही में जो भी आप वीडियो यहाँ पर देखते हैं उसका PDF फॉर्मेट भी आपको मिल जाता है। ये सारी की सारी स्लाइड्स उसमें होती हैं, सो दैट आप लोगों के लिए आसान रहेगा रिवीजन करना। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो यहाँ पर, तो इसका लिंक जो है वो मिलेगा आपको इसी यूट्यूब की जो वीडियो चल रही है इसी का कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी रेजेस फर्स्ट यूनिट टू ऑपरेट अपाचे डिफेंस हेलीकॉप्टर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्वियसली GS पेपर 3 में, डिफेंस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या यहाँ पर बातें की जा रही हैं, आर्मी के द्वारा एक नया हेलीकॉप्टर लेके आए गए हैं जो कि खरीदा गया है बोइंग से। अब बोइंग क्या है, देखिए बोइंग एक USA के अंदर हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है। ये डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी हेलीकॉप्टर बनाती है। इसने इंडिया के लिए भी पहला बैच बनाया, आप देख पाएंगे कैसे ये हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, इस पर इंडिया का फ्लैग भी लगाया गया है। और ये हेलीकॉप्टर अभी पहली बार जोधपुर में इनको टेस्ट किया जा रहा है। कितने हेलीकॉप्टर आए हैं यहाँ पर, पहला जो बैच निकल के आया है इसका पूरा नाम है AH-64E अपाचे। तो ये जो अपाचे है ये 15 अपाचे का हम सबसे पहले अभी टेस्ट ले रहे हैं। सेकंड जो अटैक होने वाला है हमारे पास ये अटैक हेलीकॉप्टर, क्योंकि इंडिया में पहले भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि इंडिजीनियस है, जो कि हमने खुद ही बनाया। उसको क्या कहते हैं, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, LCH के नाम से वो जाना जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके प्रीलिम्स में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग $800 मिलियन खर्चे की बात आई है कि हम इतना जो है वो खर्च कर रहे हैं इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। फिलहाल एक और डील की गई है 2020 के अंदर जो हुई थी कि 6 अपाचे जो पायलट्स वगैरह होंगे हमारे, वो यहाँ पर ट्रेनिंग की जाएगी। 24 ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनको बोइंग के अंदर USA के अंदर ही उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इन हेलीकॉप्टर्स को अच्छे से चला सकें। इसके अलावा 11 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील हो चुकी है। इवन जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने भी बोला है कि वो एक स्टडी करेंगे कि आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, या फिर हम देखते हैं कि कितने हेलीकॉप्टर्स की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और उसी के हिसाब से आगे आने वाली डील पे हम सोचेंगे। फिलहाल के लिए जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने प्रोक्यूरमेंट के लिए 156 जो हमारे इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर हैं LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, उनके लिए एस्टिमेटली 45,000 करोड़ रुपए अलग से निकाल कर रखे हुए हैं कि ठीक है इतने जो कॉस्ट आएगी वो हम इनको देंगे और इतने हम और बनाने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है रेलवे प्लेस टू डेवलप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स। देखिए ट्रांसपोर्ट के जो हब्स होने वाले हैं मल्टी मॉडल, उसका एक मॉडल लेकर आई है रेलवे। क्या है, स्कीम के अंदर लेकर आई है। अब स्कीम्स क्योंकि UPSC का एक फेवरेट पार्ट है और इकोनॉमी के अंदर स्कीम्स को हमेशा UPSC से 2 या 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही हैं, तो हम देख पाएंगे कि कैसे एक विकसित भारत इनिशिएटिव जो कि प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उनका एक इनिशिएटिव है, वो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया को हमें डेवलप्ड इंडिया बनाना है। अभी हम डेवलपिंग फेज़ के अंदर चल रहे हैं, लेकिन 2045 तक हमें क्या हो जाना है, विकसित हो जाना है, डेवलप्ड हो जाना है। तो उसी इनिशिएटिव के तहत जो इंडियन रेलवे है उसमें बहुत सारे टर्मिनल बनाए जाएंगे। अब ये जो टर्मिनल होते हैं ये क्या होता है एक्चुअली में, देखिए टर्मिनल का मतलब होता है एंड ऑफ द ट्रैक्स, यानी कि जो ट्रैक्स पे रेलवे चलती है। ये स्टेशन से आप इसको बहुत ज़्यादा फेमिलियर वर्ड मान सकते हो, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है कि स्टेशन जो होते हैं वो एक्चुअली में दोनों दिशाओं में जा सकते हैं, ट्रेन इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, लेकिन जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर जो ट्रेन जाती है वो मोस्टली एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है। कहाँ पर बनाने वाले हैं ये टर्मिनल्स, बहुत सारे टर्मिनल्स बनेंगे। उनमें से ऐसा माना जा रहा है कि जितनी भी एस्पिरेशनल सिटीज़ हैं कि वो एस्पिरेशनल बन सकती हैं, ऐसे शहर हैं उन सिटीज़ के अंदर जिनके अंदर भी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। और ये कौन कह रहा है, खुद रेलवे के बोर्ड के द्वारा ये बोला जा रहा है। खुद रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं सभी जोनल रेलवेज़ के, वो इस काम पे लगे हुए हैं और उन्होंने ही यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स को जोनल रेलवेज़ के लिए इंस्ट्रक्ट भी कर दिया है कि वो क्लोजली मॉनिटर करें जो भी हाउसकीपिंग वगैरह होती है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उनको रियल टाइम बेसिस पे इंडियन रेलवे के टर्मिनल बनाने के लिए एफर्ट लगेंगे, तो उन पर क्लोजली मॉनिटरिंग करें और काम की शुरुआत की जाए।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है इंडियाज इंक्लूजन 10 बिग ग्रुप्स परचेज्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ ₹1306 करोड़। देखिए, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, हम अभी कुछ समय पहले ही हमने फ्रंट पेज के ऊपर उसके बारे में पढ़ा। उसी से रिलेटेड जो यहाँ पर न्यूज़ आई हुई यही है कि कैसे एसबीआई ने जो डाटा डिस्क्लोज़ किया है उसमें से हमें पता चला है कि इंडिया के जो 10 सबसे लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्होंने काफ़ी यहाँ पर परचेज़ किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। सबसे ऊपर है वेदांता ग्रुप, जिसने कि 375 करोड़ रुपए के यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज़ किया और उनको ऑब्वियसली डोनेट किया। भारतीय एयरटेल इसमें है, जिंदल ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप, डीएलएफ, बजाज ग्रुप, पिरामिल ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, टीवीएस, आईटीएस, इन सभी ने अलग अलग अमाउंट जो है वो यहाँ पर परचेज़ किया है, डोनेट किया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनको ठीक लगता है। और इसके अलावा जो निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, जिसमें जो कंपनियां है जिसका बजट यहाँ पर 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन उनकी ज़्यादा है, उसमें से भी यहाँ पर 15 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा है। और इसी की वजह से कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहा जा रहा है कि सेबी को इनके ऊपर एक्चुअली में एक तरीके से लिमिटेशन लगानी चाहिए कि वो जो भी डाटा होता है वो सेबी के साथ में शेयर करें। अब सेबी क्या होती है? सेबी एक्चुअली में एक रेगुलेटर है, जैसे आरबीआई बैंक्स के ऊपर रेगुलेटर है, वैसे ही सेबी जो होता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर रेगुलेटर होता है, सेकेंडरी मार्केट के ऊपर, और इसको बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और मधुबाई जो पूरी हैं वो फिलहाल इनकी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सीईओ की तरह काम करती हैं, हेड है, चेयरमैन है, और वही इनका काम यहाँ पर संभालती हैं। तो अभी के लिए हमारे लिए बस बहुत छोटी छोटी चीज़ों को स्टैटिक के पोर्शन के लिए जानना था कि रेलिवेंस इसका क्या है। हम थोड़ा बहुत इन सारे पॉइंट्स जो है उनको लिख सकते हैं कि ठीक है ऐसा ऐसा हुआ था स्कीम के अंदर, ये हमें पता चला। आंकड़े आपको बिल्कुल भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो पता होना चाहिए था। अब हम चलते हैं आर्टिकल्स एडिटोरियल्स की तरफ, जो कि है वन इलेक्शन मैनी प्रॉब्लम्स। देखिए, कल ही हमने देखा कि क्या होता है, एक हाई लेवल कमेटी बैठती है। ये हाई लेवल कमेटी कहाँ बनाई गई थी? बनाई गई थी यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडिया के फॉर्मर राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो उनके अंडर में ये कमेटी बनती है। इस कमेटी को गवर्नमेंट ने बनाया, और एक्चुअली में बनाने के बाद में इसका जो कारण था, इसका जो पर्पज़ था, वो ये था कि क्या इंडिया के अंदर 2029 में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सकते हैं, यानी कि एक साथ सभी के सभी राज्यों में साथ ही में लोकसभा के लिए चुनाव जो है वो करवाए जा सकते हैं। इस सवाल के ऊपर खोज करने के लिए, इस सवाल के ऊपर रिसर्च करने के लिए, कितना ये सवाल एक्चुअली में ठीक है, उसी के लिए कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, अब इस कमेटी की रिपोर्ट आती है थर्सडे को, और ये कमेटी फेवर दिखाती है कि ठीक है 2029 में इलेक्शन साइमल्टेनियसली करवाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या आती है। क्या आती है छोटी सी समस्या? कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा हो गया, सिक्किम हो गया, जिन स्टेट के अंदर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो ऑलरेडी लोकसभा के साथ में ही हो रहे हैं। तो 2029 में भी उनके जो इलेक्शन होंगे वो एक्चुअली में हम मानते हैं कि 5 साल का पूरा टर्म जो है उसको कंप्लीट करके हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्टेट जो कि छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ऐसे स्टेट जिनके इलेक्शन जस्ट अभी 2023 में कंडक्ट किए गए थे, उनके जो इलेक्शन होंगे 2029 में, वो उनके पूरे 5 साल की टर्म को कंप्लीट करके नहीं होंगे। या तो पहले जो गवर्नमेंट है उसको 6 साल की टर्म रखनी पड़ेगी, या जो न्यू गवर्नमेंट बनेगी उसको 1 से 1.5 साल के टर्म के लिए ही यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब ये एक समस्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल इशू है। लीगल इशू क्या है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू ये है कि हमारा संविधान ये गारंटी देता है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी आपकी, अगर वो उस पर मोशन जो इस्तेमाल नहीं किया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लगाया, तो हर वोटर को ये अधिकार है कि उसकी 5 साल के लिए गवर्नमेंट की असेंबली की यहाँ पर ड्यूरेशन होगा। गवर्नमेंट कह रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करेंगे। एक है आर्टिकल 83 जो कि रेलिवेंट है आपके लोकसभा के इलेक्शन से, और दूसरा है आर्टिकल 172 जो कि रेलिवेंट है स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन से। इनमें हम अमेंडमेंट करेंगे, और स्टेट रेटिफिकेशन के बिना, क्योंकि स्टेट रेटिफिकेशन क्या होता है, देखिए आपको कभी भी किन्हीं भी 3 तरीके के हमारे पास पॉलिटी में एक्चुअली में अमेंडमेंट टाइप होते हैं। अमेंडमेंट जो कि होता है ऑलरेडी 3
1968 से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल से, उसमें एक आप अमेंडमेंट कर सकते हो सिंपल मेजॉरिटी से, एक आप कर सकते हो स्पेशल मेजॉरिटी से, और तीसरा आपको करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन। अब ये क्या है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग ने वोट किया उनमें से 50+1 का वोट हो गया तो ये सिंपल मेजॉरिटी हो जाती है। स्पेशल मेजॉरिटी कब होगी, जितने लोग हाउस के अंदर है, टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की, यानी कि मान लीजिए अभी 445 टोटल स्ट्रेंथ है, उनमें से 2/3 जो प्रेजेंट है, उनमें से जो वोट कर रहे हैं उसमें से 2/3, इसमें तो मेजॉरिटी होनी ही चाहिए, यानी कि 445 में से तो जितने लोग वोट कर रहे हैं वो तो मेजॉरिटी में होने ही चाहिए, 230 से ऊपर लोग तो यहाँ पर वैसे ही चाहिए। लेकिन 2/3 जो 230 है उसमें से भी 2/3 ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी मेजॉरिटी हो, वो क्या होगी, स्पेशल मेजॉरिटी बन जाएगी। अब इसी के अंदर अगर हमारे इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं और उनमें से आधी स्टेट, हाफ का मतलब यहाँ पर हम 50% भी कर सकते हैं, वो लोग भी अगर इसको हामी करते हैं तो ही हम इन स्टेट के ऊपर यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप सोच के देखिए, स्टेट के चुनाव की बात चल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा स्टेट के हक में भी है, और आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का यहाँ पर अगर आपको रेटिफिकेशन नहीं लेना, आपको लगता है कि स्टेट शायद इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगी, तो क्या होगा, आपको कुछ अलग उपाय करने पड़ेंगे। और उसी उपायों के अंदर गवर्नमेंट का कहना है कि कैसे वो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 दोनों के अंदर अमेंडमेंट करेंगे, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट्स को हटाया जाएगा, या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे हटाया जाएगा या किसी मोशन के थ्रू हटाया जाएगा, जो न्यू 1-1 साल की गवर्नमेंट जो बनी होंगी। और यही यहाँ पर आकर ऑथर को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लगती है। चैलेंज क्या होता है कि ठीक है, आप लोग 1 नेशन 1 जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, ये आप लेकर आ रहे हो, एक पॉलिसी की तरह आप इसको लेके आ रही हो यूनियन गवर्नमेंट, और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। अगर 2024 के इलेक्शन के अंदर अभी दोबारा से नरेंद्र मोदी आते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। लेकिन इसकी असली समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये तीनों टीयर पे, अब पहला क्या होता है, फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले होता है हमारा लोकसभा के यानी कि एमपीज़ के इलेक्शन, दूसरे होते हैं स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शन यानी कि एमएलएज़ के इलेक्शन, और थर्ड होता है यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स के इलेक्शन, यानी कि सरपंच एंड जो म्यूनसिपैलिटीज़ के ऑफिसर होते हैं उनके इलेक्शन। तो अब यहाँ तक अगर हम समझ चुके हैं तो तीनों के एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब हमें पता है कि स्टेट के और जो लोकसभा होते हैं उनके इलेक्शन, राज्यसभा के पार्लियामेंट के इलेक्शन कौन करवाता है, नेशनल इलेक्शन कमिश्नर करवाता है, इलेक्शन कमीशन, और म्यूनसिपल एंड पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो ये दोनों बॉडी एक साथ लगेंगे, तीनों टीयर के अंदर यहाँ पर इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग जो आपकी ब्रांचेज है, 3 पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली है, इनके मुद्दे बिल्कुल अलग अलग होते हैं यहाँ पर इलेक्शंस के। क्यों होते हैं मुद्दे अलग अलग, क्योंकि पंचायत में आपको बहुत कुछ अलग चाहिए, कुछ पानी चाहिए, कुछ चाहिए होगा। स्टेट असेंबलीज़ में हम देख पाते हैं कि आपके मुद्दे जो होंगे वो अलग होंगे, और जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें आपको फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, ऐसी रेलिवेंस चीज़ें होती हैं, कभी कभी इनकम टैक्स, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मुद्दे बनाती हैं, और यही लोकल बॉडीज़ के लिए एजेंडा अलग होते हैं। ऐसा माना जा रहा है जब आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर दोगे तो एक कंसर्न है कि यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन है फेडरलिज्म को लेकर वो ब्लर हो जाएगा। अब डिस्टिंक्शन क्या होता है कि सभी के मुद्दे एक जैसे हो जाएंगे। पंचायत में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी बोलेंगे कि आप मेरे लिए ना वोट दे के डायरेक्ट पार्टी के लिए दीजिए। स्टेट असेंबली में वो लड़ रहे हैं उनके भी सेम सेम मुद्दे हो जाएंगे, सेम सेम एजेंडाज हो जाएंगे। और फेडरलिज्म जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या होता है फेडरलिज्म, पावर को आपने बांट दिया। आपने यूनियन गवर्नमेंट में काफ़ी पावर रखी, फिर आपने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिया, कुछ आपने पंचायत में डिसइंटीग्रेट कर दिए पावर। तो ये होती है फेडरलिज्म, और इंडिया क्या है, एक फेडरल स्टेट है। उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टिंक्शन ब्लर कर देगा जो इनको प्रॉब्लमेटिक लगता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने
यहाँ पर जो केसेस हैं उनका भी एग्जांपल देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी प्ली इससे रिलेटेड लग गई है और सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा है कि स्टे ऑर्डर आना चाहिए इसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि एक्चुअली में ये चीज़ ठीक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल क्या एक्शन लेंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही जानते हैं। अब हम एक बार थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं। जैसे कि 1973 के अंदर एक केस होता है जो कि बहुत फेमस केस है, केशवानंदी भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। और इस केस में हमें सुप्रीम कोर्ट से समझ में आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्राइमेसी है बेसिक स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो निकल कर आती है यहाँ पर, वो हर चीज़ से ऊपर है और उसको एक्चुअली में कोई भी लेजिस्लेचर भी उसको क्या नहीं कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते या उसको छीन नहीं सकते हैं। फिर एक और केस होता है जिसको इंदिरा गांधी केस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि होता है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के साथ में। और ये केस कब हुआ था? ये होता है 2 साल के बाद में, 1975 में। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे HR खन्ना, वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी जो कि लोकतंत्र है वो भी हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसका जो मतलब क्या होगा कि भारत के अंदर फेयर, बहुत ही न्यायपूर्ण और जो फ्री इलेक्शन होते हैं वो दोनों ही होते रहने चाहिए। ये डेमोक्रेसी का एक अटूट भाग है और डेमोक्रेसी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको आप लोग नहीं छोड़ सकते हो। तो यही चीज़ें ऑथर का बोलना है कि अगर हम इन सारी की सारी इलेक्शंस के जो भी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केसेस के ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट दी है, उससे समझ पाते हैं कि इलेक्शंस को इस मैनर में कंडक्ट करना चाहिए जो कि इम्पार्शियल हो, वो किसी की तरफ भी ऐसे झुकाव ना रखते हो, निष्पक्ष हो। इसके अलावा हम देखें कि वो फ्री हो, फेयर हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो, संगतपूर्ण तरीके से हो, ताकि डेमोक्रेसी जो है इंडिया के अंदर वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच पाए। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हालांकि डिबेट है बहुत सारी, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी टेंशन्स भी हैं, उसकी एफिशिएंसी कैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रह पाएगी नहीं रह पाएगी, फेडरलिज्म इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ये सारे डिबेट के मुद्दे हैं। इन पे बिल्कुल यहाँ पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन इनको रिजोल्व करने के लिए जो इससे समस्याएं आएंगी उसके लिए केयरफुल डेलिब्रेशन चाहिए, बैलेंस करना होगा। जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का और फेडरलिज्म का, एक साथ उन दोनों को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इसको रोक देगा। तो यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो 2029 के लिए थोड़ा चिंता का विषय तो है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी ठीक तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जा सके तो काम हो सकता है। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट पेज के ऊपर, जो कि है एक्सप्लेनेशन का पेज, जिसमें सारे ही आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट आए हुए हैं यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला आर्टिकल है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टेड। देखिए, टेस्ट बेड की बातें हो रही है। एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए एक फैसिलिटी बनाई जा रही है जो कि स्टडी करेगा जो वेदर के पैरामीटर्स होते हैं इंडिया की मॉनसून से रिलेटेड, उसके ऊपर। अब ये स्टडी कहाँ पर की जा रही है? इसके लिए 100 एकड़ की ज़मीन दी गई है। पहला एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में भी जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, मार्च 12 को ये वहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। अब हम इसको बोलेंगे ART। ART का क्या मतलब है? एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, और क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया में हुआ है तो इसका पूरा नाम हो जाता है ARTCI। अब इसके अंदर 25 हाई एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे जिनका काम होगा क्लाउड्स को समझना, मानसून को समझना। तो मानसून को इतना ज़्यादा क्यों समझने की कोशिश की जा रही है? देखिए, क्योंकि इंडिया की जो मानसून होती है, जो बारिश होती है, वो 70% होती है साउथ वेस्ट मानसून से। अब जिस दिशा में यहाँ पर मानसून आई होती है उसी से उसका नाम रख दिया जाता है। तो इंडिया में मानसून कहाँ से आ रही है? वेस्ट से आ रही है और साउथ वेस्ट से आ रही है, कि वेस्ट साउथ से भी आ रही है। तो वहाँ पर ये जो रेनफॉल करती है वो बहुत ज़्यादा करती है। ईस्ट से जब आती है, बे ऑफ बंगाल से क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में क्या होता है ना कि कुछ ऐसे हिंड्रस बनते हैं, कुछ ऐसे फिनोमिना क्रिएट होते हैं जिससे बारिश जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। और जो ज़्यादा बारिश होती है वो भी एक्चुअली में मध्य प्रदेश तक हो पाती है। तो सेंट्रल एरिया है, बिल्कुल कोर एरिया के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। इसी वजह से हम इसको स्टडी करने के लिए कि क्लाउड की फॉर्मेशन उस समय पे किस प्रकार से होती है, क्या क्या उसके अंदर सिम्टम्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें समझने के लिए हम इसको बना रहे हैं। और
सेंट्रल इंडिया खुद भी एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह काम करता है साइंटिस्ट के लिए, मेट्रोलॉजिस्ट के लिए, जो इंडियन मानसून को यहाँ पर समझना चाहते हैं। इसमें वो डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस बना सकते हैं जो कि सिस्टम से रिलेटेड हो, क्लाउड से रिलेटेड हो, फिजिकल एंड एटमॉस्फेरिक पैरामीटर से इसमें रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर ये बनाया गया है, सिलखेड़ा वो जगह है जिसके अंदर ये बनाया जा रहा है, और सिलखेड़ा के अंदर, सिलखेड़ा खुद में एक ऐसी जगह है जो रास्ता है मेजर रेन बियरिंग सिनोप्टिक सिस्टम का, उसके बीच में वो आता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो पोल्यूशन से फ्री है, ये काफ़ी सुटेबल है कि यहाँ पर सेंसिटिव हाई एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जर्वेटरीज को बनाया जा सके, तो इस वजह से इसको बनाया गया है। अब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मेंस में इसमें से कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, प्रीलिम्स में आपका इसमें से बिल्कुल एक सवाल बन सकता है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। इंडियन मानसून से रिलेटेड है, उसी की इसको पढ़ाई करनी है। रिसर्चर्स यहाँ पर काम करेंगे, ART है क्या, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है मोर केमिकल इन प्लास्टिक देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। बहुत छोटी सी बात है, अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक स्टडी आई है केमिकल्स के ऊपर, और ये स्टडी की गई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अब ये इन्होंने पहले जो स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि प्लास्टिक के अंदर लगभग 13,000 केमिकल होते हैं, और अब जो दोबारा स्टडी की गई है यूरोपियन साइंटिस्ट के द्वारा, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है वो बताते हैं कि सिर्फ 13,000 नहीं बल्कि 3,000 और ऐसे माइक्रो केमिकल हैं जो प्लास्टिक में पाए जाते हैं, चाहे वो फूड पैकेजिंग में हो, चाहे वो टॉयज़ में हो, चाहे वो किसी मेडिकल डिवाइस में हो। तो टोटल प्लास्टिक में हम 16,000 से ज़्यादा किसी प्रोडक्ट के अंदर ये मान सकते हैं कि उसमें केमिकल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आपने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया और उसमें 16,000 केमिकल है। ये एक्चुअली में अगर उसमें थाउजेंड्स में केमिकल नहीं मिलेंगे तो आपको हंड्रेड्स में ज़रूर मिलेंगे, हो सकता है उसमें 500 केमिकल फिलहाल के लिए अभी हो। तो ये स्टडी बताई गई थी, और ये कह रहे हैं कि जो लोग भी कह रहे हैं कि रिसाइकिल करना चाहिए यहाँ पर प्लास्टिक को, वो बहुत गलत है, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। प्लास्टिक पे टोटली बंद हमें करना पड़ेगा, और ये उसी की उसमें हम एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हैं कि एक ऐसी स्टडी है। तो ऐसे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, GS पेपर 3 के एनवायरनमेंट पेपर के मेंस आंसर राइटिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल है AI इलेक्शंस डिसइंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर बातें की जा रही है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है इलेक्शंस को लेकर, वो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इंडिया में खुद से इलेक्शन हो रहे हैं, और 2024 एक ऐसा साल है जिसमें लगभग मोर देन 74 ऐसी कंट्रीज है वर्ल्ड में जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। मार्च 2018 की बात है, कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है वो एक ऐसी यहाँ पर रिपोर्ट छापता है जिसमें हमें समझ में आता है कि डिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर, एक गलत इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिटिक्स के अंदर क्या करता है, जो वोटर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट कर देता है, और वो व्यूज़ जो फेसबुक पे आते हैं डाटा को इस्तेमाल करके प्राइवेट पोस्ट को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा हमें समझ में आया था 2018 के अंदर, और जिसके बाद फेसबुक को या जो सोशल मीडिया है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया लोगों के द्वारा। अब 2024 में एक नई रिपोर्ट आई है। 2024 के अंदर ऐसा क्या क्या बदल गया है? 2024 में ये बदल गया है कि AI ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक साल के अंदर 2023 से 24 में बहुत ही ज़्यादा उन्नति कर ली है, आगे बढ़ गया है। अब 3 वे ट्रबल सामने आ गए हैं। पहला क्या है, AI क्या कर सकता है? पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया की पावर थी, अब क्या हो रहा है कि AI क्या कर सकता है, जो डिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसको मैग्नीफाई कर सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है उसको 1000 ऑफ टाइम्स, यानी कि 1,00,000 गुना या 1000 टाइम्स ये इसको बढ़ा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि डीप, जो हाइपर रियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ही सच्ची ये चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि डीप फेक से किसी की वीडियो बना देना, किसी की वॉइस को क्लोन करके बिल्कुल वैसे ही शब्द उसकी आवाज़ में डाल देना जो झूठे हैं लेकिन कहना चाहते हैं। तीसरा क्या होता है कि माइक्रो टारगेटिंग इससे हो सकती है इलेक्शंस के अंदर, कि आपने किसी पर्टिकुलर एक माइक्रो टारगेटिंग किया, आपने एक समुदाय को पकड़ा और उनको टारगेट करके उनसे रेलेवेंस कुछ बना दिया। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कैसे फेक अराउंड द वर्ल्ड बने। अब अर्जेंटीना में 2023 की नवंबर में इलेक्शन हो रहा था, और वहाँ पे जो अपोजिशन में खड़े हुए थे उनका नाम था जेवियर मिलाई और सेर्गियो मासो। ये 2 ऐसे
राइवल थे जो एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। लेकिन 19 नवंबर को क्या होता है कि जो अपोजिशन में थे, जो गवर्नमेंट नहीं बना पाए, उनकी एक ऐसी चाइनीज़ कम्युनिस्ट मिलिट्री ओवरऑल के अंदर एक फ़ोटो को यहाँ पर वायरल कर दिया जाता है, जो कि एआई से निकाली गई है। और ऐसा माना गया है कि ट्विटर के ऊपर ही या एक्स के ऊपर उसमें 3 मिलियन व्यूज़ यहाँ पर आ गए इस इमेज को, और जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूज नंबर माना गया, क्योंकि पूरी कंट्री में ही केवल 46 मिलियन यहाँ पर लोग रहते हैं। और फिलहाल वो ऐसा माना जा रहा है कि इस कारण से भी उनकी हार हो गई, और भी बहुत कारण थे जिनकी वजह से हुई, लेकिन इसने और ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। जनवरी 21 के अंदर जो लेट एम करुणानिधि हैं, वो एक डीएम के यूथ विंग की मीटिंग में जाते हुए दिखाई देते हैं। एक वीडियो ऐसी दिखाई देती है, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जो MK स्टालिन है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, या DMK के लीडर TR बालू, उनको प्रेज़ कर रहे हैं, जबकि हालांकि वो आज से 6 साल पहले 2018 में ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसी ऐसी फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के इलेक्शन को। अब काफ़ी इसमें रिसर्च भी हुई। जैसे एक स्टडी पब्लिश हुई थी PNS के नेक्सस के अंदर, जो बताती है कि AI का जो यहाँ पर होने वाला है 2023-24 के अंदर, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी सी फैलाने वाली है यहाँ पर सोशल मीडिया में। और डेली बेसिस पे 2024 के अंदर हम इसको देख पाते हैं कि डेली बेसिस के अंदर टॉक्सिसिटी जो होगी वो फैलेगी सोशल मीडिया के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर। फिर जो ओपन AI के यहाँ पर CEO हैं सैम एल्टमैन, जो कि ChatGPT जिन्होंने बनाया है, तो वो भी यहाँ पर बताते हैं कि कैसे फ़िलहाल के लिए जो ट्रोल्स हैं वो AI का ख़राब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शंस के नाम पे वो मीम बनाते हैं, उसको फैला देते हैं, लेकिन ये समय के समय साथ साथ शायद ठीक होता जाएगा, वो ऐसी बातें बोलते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे रिपोर्ट्स पूछ ली जाती हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो उन्होंने भी ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे निकाला, और उसमें उन्होंने बताया कि 2024 के लिए मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है और जो डिस इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों ही 10 रिस्क जो दुनिया में सबसे बड़े खतरे हैं, 10 खतरे, उन 10 रिस्क के अंदर इन्होंने रखे। और इसमें जो AI है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फैलाने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका इसमें और ज़्यादा निभाएगा। खैर, अभी हम बात करते हैं कि इसमें इंडिया की तरफ से रेगुलेशन क्या क्या की गई है। देखिए, इंडिया में फ़िलहाल जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, और जो कि है अश्विन वैष्णव, वो कहते हैं मिनिस्टर फॉर IT एंड कम्युनिकेशन कि अभी जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक हम इसके ऊपर कोई कानून या कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन IT मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर एक एडवाइजरी इशू की गई थी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए, जैसे कि गूगल के लिए एक यहाँ पर होती है, फिर हम देख पाते हैं कैसे ChatGPT के लिए होती है, जिसमें ये लिखा गया था कि जो भी इंडिया के IT रूल्स हैं, जो कि हैं IT रूल्स 2023-2021 में जिनमें अमेंडमेंट हो जाता है, इनके अकॉर्डिंग अगर इंडिया में कोई भी चीज़ इलीगल मानी गई है तो वैसा कुछ आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे। क्योंकि ये कब आता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए यहाँ पर एक्स पे एक ट्वीट चल जाता है जिसमें उनसे पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसका जवाब जो होता है वो काफ़ी गलत तरीके से दिया गया है, उनको एज अ फासिस्ट बताया गया, जो कि यहाँ पर पसंद नहीं आया ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट को। और ये इलेक्शन में किसी को भी गलत तरीके से दिखा सकता है, प्रमोट कर सकता है, तो वो एडवाइजरी यहाँ पर की गई। अब उसी में जो पॉलिटिक्स है, AI प्लेटफॉर्म सेल्फ सेंसर हो भी गई है। जैसे गूगल की तरफ से यहाँ पर रिस्पॉन्स आया कि कैसे गूगल का जो AI है जेमिनी, वो अब कुछ शब्दों के, कुछ जो पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका जवाब नहीं देगा, बल्कि बोलेगा कि मैं अभी लर्निंग स्टेज के अंदर हूँ और मैं अभी फ़िलहाल इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ। ऐसा ही एक AI बनाया गया था यहाँ पर। ओला के जो CEO हैं इंडिया में, उन्होंने भी, जिसको कृत्रिम के नाम से जाना जाता है, तो वो भी सेल्फ सेंसर हो गए हैं कि वो कुछ ऐसे शब्द बना रहे हैं पहले कोडिंग के अंदर कि अगर ये शब्द आ जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कुछ इलेक्शन के नाम हो, तो उनका जवाब आपको नहीं देना है। ये सारी चीज़ें पहले ही अब इससे काम कर रही हैं। अब बढ़ते हैं हम आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है वाई गगनयान मैटर्स, व्हाट इट्स सक्सेस विल मीन फॉर इंडियन साइंस। देखिए, गगनयान एक मिशन है हमारा इंडिया का, जो कि जाने वाला है स्पेस के अंदर, और इसमें अभी के लिए 4 एयरफोर्स के ऐसे नौजवान हैं जो जाएंगे, और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन यहाँ पर होने वाला है कि पहली बार इंडिया के जो ह्यूमंस हैं, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो यहाँ पर स्पेस के अंदर जाएंगे। इससे पहले हमने बहुत बड़े बड़े
स्पेस के मिशन किए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया की तरफ से कोई ह्यूमन गए हों। सबसे पहले हम देख पाते हैं कि रशिया की तरफ से यहाँ पर ऐसा होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि यूएसए भी ऐसा करने में कैपेबल हुए हैं, और चाइना, ये 3 ही ऐसे नेशन हैं जिन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर भेजा है, ह्यूमन मिशन उन्होंने किया है, वहाँ पर वो रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी 7 दिनों के लिए यहाँ पर गगनयान मिशन पर रहेंगे। इससे इंडिया को फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो इंडिया में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो इससे बढ़ेगी। देखिए क्या होता है कि 20 सालों पहले, लगभग 2 दशक पहले, जब यूएसए के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन बनाए गए थे। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? देखिए क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है लिक्विड फ्यूल से जो यहाँ पर पावर दे सके। तो इसमें लिक्विड ऑक्सीजन अलग होती है और लिक्विड हाइड्रोजन अलग होती है, 2 फ्यूल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसका काम होता है कि जो भी यहाँ पर रॉकेट्स है उसको ये ज़्यादा पावर दे सके, उसको उड़ा सके। यूएसए के पास ये टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन यूएसए ने इसको इंडिया को देने से मना कर दिया। इंडिया ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया, लेकिन वो बनाने में हमें लगभग 20 साल का समय ज़्यादा लगा। हमारी जो स्पेस की टेक्नोलॉजीज़ थी उसमें कहीं ना कहीं इससे हिंड्रेंस आई। आज हमारे पास इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन है जो कि हमारे GSLV के अंदर मार्क 3 के अंदर भी लगे हुए हैं। हम देख पाते हैं PSLV के जो हमारे इंजन्स होते हैं उनमें भी वो लगे हुए हैं, और ख़ासकर हम जो GSLV मार्क 3 का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन चंद्रयान 3 में जो हमने इस्तेमाल किया वो भी क्रायोजेनिक इंजन का था। इवन जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं वो भी हम टेस्टिंग के अंदर भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक होगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में इससे पीछे नहीं रहेगा, और टेक्नोलॉजी का जो डिनाइल है वो इंडिया अवॉइड करेगा, क्योंकि हम खुद ही इससे बनाएंगे। दूसरी बात होती है कि जो स्पेस के लिए टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं वो अदर सेक्टर्स में भी काम आती हैं। जैसे MRI का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हार्ट इम्प्लांट्स में ये काम आता है, एडवांस वाटर फिल्ट्रेशन के अंदर काम आता है। तो स्पेस के लिए आप कोई चीज़ बना रहे हो। इवन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी पेन का, जो कि यहाँ आर्टिकल में नहीं दिया गया है। पेन जब सबसे पहली बार बनाया गया था तो वो भी एक्चुअली में स्पेस में जाने के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही बनाया गया था, जिससे आप लिखते हैं ताकि इंक जो है वो एक्चुअली में बाहर न आ सके। तो ये देखिए जो ये बॉल पॉइंट पेन होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था, और वो आज भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेस के लिए बनती हैं, लेकिन बाद में वो फिर अलग अलग फील्ड में काम आती हैं। तो ये भी है कि इंडिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर काम आएगा। कुछ और इंडिया ने इसमें सोचा है, जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। इंडिया कुछ बिगेस्ट इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट करने वाला है, खास करके चंद्रयान 3 की जो सक्सेस हमें मिली है उसके बाद में, और जो हम गगनयान मिशन करने वाले हैं उसके साथ में। तो इससे इंडिया की जो इमेज है, खासकर इसरो की जो इमेज है वो वर्ल्ड वाइड अच्छी हो रही है, ज़्यादा बेहतर हो रही है। और इसी वजह से इंडिया जैसे कि एक प्रोजेक्ट करने वाला है लेज़र इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो कि है LIGO, या फिर स्केल किलोमीटर ईरो, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एंटीनाज लगाए गए हैं स्क्वायर किलोमीटर एरो के अंदर, और उसमें जो कॉमन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वर्ल्ड में निकल कर आएगी वो सभी के सभी कंट्रीज़ में जिसमें भी वो लगाए गए हैं वो हमें मिल जाएगी। इसके लिए इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पर 500 करोड़ रुपए भी उनको दे दिया था उसका मेंबर बनने के लिए। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई इंटोनिया, ऐसा कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं लगा है, लेकिन हम मेंबर इसका 2024 जनवरी में ही बन चुके हैं, और इसके भी प्रोजेक्ट का हम लोग भाग बन गए, जो कि सेवरल फैसिलिटीज़ के अंदर इंडिया के अंदर बिल्ड किया जाएगा। इवन इंटरिम बजट जो बना है, गवर्नमेंट ने भी 1 लाख करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म फंड रखा है जीरो इंटरेस्ट लोन के साथ में, कि इससे क्या हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इस्तेमाल किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ है डिफेंस सेक्टर में उसको हम लोग बढ़ा सकें। सो एज़ फार एज़ हम ये समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट के लिए जो इनिशिएटिव है वो हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा बड़ा ना दिखे, या फिर आपको लगे कि अटेंशन एंड एंगेजमेंट है कुछ बेसिक में, लेकिन इन रियलिटी में इंडिया की जो रिसर्च इंडिकेटर्स होते हैं, अवेलेबल रिसोर्स होते हैं, वो काफ़ी कम है। तो इसी वजह से ह्यूमन कैपिटल, ये सब चीज़ें जब साथ में मिलकर काम करेंगी तो उससे इंडिया का जो पाथ है, रास्ता है टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनने का, वो यहाँ पर खुल जाता है। खैर यहीं पे आज हमारे जो न्यूज़पेपर हैं दोनों वो ख़त्म होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आऊँगी।
इससे ज़्यादा जाने से पहले यही कहूँगी कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।